नाज़रीन नाज़रीन कराम, आज आपकी मुलाकात होगी एक ऐसी शख्सियत से जो उन 8 लोगों में शामिल हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी इमरान खान से मिलकर। हामिद खान साहब हमारे मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हैं। तहरीक इंसाफ के साथ उनकी वाबस्तगी भी सबको मालूम है और उसमें जो उतार चढ़ाव आए वो भी सबको इल्म में है। आज हम उनसे जो इंटरव्यू कह लीजिएगा, मैं इंटरव्यू नहीं कहता, जो बातचीत कर रहे हैं वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ जहां आज खड़ी है और जिस सिचुएशन से आज दो चार है, क्राइसिस से, बुरान से, वो कैसे वहां तक पहुंची और ये सारा प्रोसेस जो चलता है इसका कोई रास्ता उन लोगों की नज़र में है जिन्होंने ख्वाब देखे थे, इस जमात की बुनियाद रखी थी, इसको पाला पोसा था और फिर क्या हुआ था। ये सारी बात हम हामिद खान साहब की जुबानी सुनते हैं, जो मुल्क के हमारे मुमताज़ कानूनदान भी हैं, अपनी बेबाकी की वजह से, जुर्रत की वजह से और खरे अंदाज की वजह से मुल्क भर में जाने पहचाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम ईद साहब, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, ये तहरीक इंसाफ की आप बुनियादी रकान में से हैं, क्या हुई जो ये सिचुएशन पैदा हुई, कैसे यहां तक पहुंचे? मैं सीधा सवाल पूछता हूं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, ये बहुत सारे मराहल आए हैं। तहरीक इंसाफ जो है 25 अप्रैल 1996 में माज़े वजूद में आई और फिर उसके बाद एक 22 साला दौर है जिसमें वो मुख्तलिफ मराहल से गुजर के आखिरकार जुलाई अगस्त 2018 में वो इक़्तिदार में पहुंची। तो लेकिन उसमें जो अदवार हैं, पहले एक साल में हमने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, जनरल इलेक्शंस में। सन 1997 फरवरी के इलेक्शंस जो थे उसमें हमने हिस्सा लिया। हमने लाहौर से इलेक्शन लड़वाए, मैं भी उनमें से एक था, परवेज हसन साहब भी थे। इमरान खान साहब खुद दो कंस्टिट्यूंसी से लाहौर से लड़े और बहुत सी कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़े। तो वो पहला दौर था हमारा, लेकिन उसमें हमने बहुत कंस्ट्रक्टिव काम किए थे। मिसाल के तौर पे उसमें हमने अब पहला जो अपना आइन था उसमें लिखा था हमने पार्टी का, और उसमें हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे, जो सबसे अहम चीज थी हमारे लिए, किस मकसद के लिए हम पार्टी बना रहे हैं। इसी तरह उसी में हमने अपना पार्टी के झंडे का रंग भी उसी में तश्कील दिए थे और इस तरह की बुनियादी। और पहला मैनिफेस्टो भी हमने तब ही बनाया था जब 1997 के इलेक्शंस के लिए हमने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। ठीक है। तो कहने की बात ये वो पहला था, लेकिन उसमें बहुत मायूसी इसलिए हुई कि हमारी कोई सीट भी नहीं आ सकी। वो हमने इलेक्शन में लाहौर में जहां कहीं भी इलेक्शन लड़ा वहां 6-7 हजार वोट जरूर लिए हैं, हर कंस्टिट्यूंसी से लिए, और इस तरह से और कुछ जगहों पर भी 8-10 हजार वोट भी लिए बास कंस्टिट्यूंसी से। लेकिन ये बुनियादी हमारे वो वर्कर्स थे जिन्होंने इलेक्शन लड़े थे, और जैसे ही 97 के इलेक्शन हम हार गए और कोई सीट ना मिली, तो उसके बाद से हमारी पार्टी जो थी वो बिखर गई और बेशतर लोग जो थे सिवाय उनके जो के सोच में अपना आइडियलिज्म रखते थे, उनके अलावा बाकी लोग जो कुछ सियासी मकासद के लिए आए थे वो सारे छोड़ गए थे। ठीक। उसके बाद से फिर से ये पार्टी को बनाना शुरू किया हमने, और हमें सबसे बड़ा सहारा इस पार्टी को बनाने में मिला था जनाब राज मोहम्मद खान साहब हमारे साथ। ठीक है। सन 97 में शामिल हुए। उनकी गाइडेंस में हमने आहिस्ता आहिस्ता पार्टी बनानी शुरू की और उनके साथ मिलकर और भी अपने साथियों के साथ मिलकर हमने आइन को दोहराया, जिसको अगेन मैंने ही हेड किया था उस कमेटी को, और आइन हमने 2002 में फिर अडॉप्ट किया उसको अमेंडेड। तो ये दूसरा मरहला। उस वक्त हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया 2002 के इलेक्शन में, और उसमें सिर्फ एक सीट इमरान खान साहब की मियां वाली से आई, बाकी कोई सीट ना आ सकी। बहरहाल वो भी मुश्किल दौर था, और खासतौर पर 2002 में हमने रेफरेंडम को सपोर्ट किया था, जिसकी मैंने और राज मोहम्मद खान साहब ने मुखालफत की थी। लेकिन इमरान खान साहब को सुनहरे बाग दिए थे मुशर्रफ ने, तो उन्होंने कहा कि हम साथ देंगे, लेकिन फौरन बाद में पता चल गया कि इमरान खान साहब को कुछ खास मिलने वाला नहीं है। वो इन्हें एक छोटी पार्टियों की हैसियत में ट्रीट कर रहे हैं, असल में PMLQ के जरिए ये हुकूमत बनाएंगे। उसके बाद से एक दौर आया जिसमें इमरान खान साहब खासे
मायूस थे। और लेकिन एक बात है कि उन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी, जलसे करते रहे, और हम अपना जो है उसमें लोग आते रहे, उसमें वजूद्दीन साहब भी हमें शामिल हुए, कुछ और लोग अच्छे शामिल हो गए, तो इससे पार्टी कुछ अगली आगे की तरफ बढ़ती चली गई। और मैं समझता हूँ ये तकरीबन 8-9 साल इस स्ट्रगल का नतीजा था जो मुसलसल हम चंद लोगों ने की है। और इमरान खान साहब बैठ जाता है कि अनथक मेहनत की, हर जगह पहुंचे, हर पाकिस्तान भर में जलसे किए, छोटे बड़े, ये सारी कोशिश के बाद हमारे पर वो दौर आया 2011 में, जब के दोनों पार्टीज भी कुछ कुछ हुकूमत कर चुकी थी और लोगों को मायूसी थी। तो उसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा जलसा हुआ 2011 में, अक्टूबर 2011 में। वो बहुत ठीक बड़ा मरहला था, इसलिए कि पहली दफा मुल्क में रिकग्नाइज किया कि ये एक तीसरी बड़ी पार्टी बन के इमर्ज कर रही है। ठीक है। उसमें कोई रवायती सियासतदान मौजूद नहीं मीनार थे। मीनार उस पाकिस्तान का जलसा, जी, मीनार पाकिस्तान वाला जलसा। मीनार पाकिस्तान वाला जी जलसा जी जी। जो 30 अक्टूबर 2011 को हमने किया। ठीक ठीक है। और वो उसमें जितने भी लोग शामिल थे जो स्टेज पर थे, उनमें से कोई रवायती सियासतदान नहीं था। उसके एक तरफ आसर रशीद साहब हमारे पंजाब के सदर थे, वो थे, और दूसरी तरफ मैं बैठा था बतौर पार्टी के सीनियर नायब सदर के, और बाकी भी हमारे ओरिजिनल वर्कर्स थे, जेन्युइन वर्कर्स थे, जिन्होंने साल हर साल की मेहनत की हुई थी। वो जैसे ही वो जलसा, फिर अगला जो मरहला शुरू हुआ है वो सन 2011 में शुरू हुआ है। इसके बाद, उसके बाद जो इमरान खान साहब कहते हैं कि एक सुनामी आ गई और धड़ाधड़ लोग शामिल होने शुरू हो गए, कोई शक नहीं। उसके फौरन बाद ही शाह महमूद कुरैशी साहब आए, जावेद हाशमी साहब आए, और कई सारे लोगों को अपने साथ लेकर ये जहांगीर तरीन साहब उसमें शामिल हुए। कोई 8-9-18 बल्कि लोगों को लेके आए थे जो रवायती सियासतदान थे। और फिर उसके बाद हमने पार्टी में का आइन रिवाइज किया 2012 में। उस वक्त तक तो बहरहाल मैंने ही उसको हेड किया कमेटी को, और कोशिश की कि हमारा आइडियल ही आइन रहे। लेकिन जैसे ही लोगों का दाखिल हुए हैं, उन्होंने इस पार्टी की पहली कोशिश ये की कि इसको आइडियलिज्म से हटाकर इसको एक रवायती पार्टी बना दिया जाए, जिसका एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक हो और इधर उधर से। और उस वक्त ये भी खबरें आनी शुरू हो गई कि इस जलसे के बाद फिर बहुत सारी वो ताकतें जो हमारी रवायती कुव्वतें हैं, उन्होंने लोगों को भेजना शुरू कर दिया, रवायती सियासतदानों को। और इस तरह हमारी पार्टी की ट्रांसफॉर्मेशन का एक दौर आया 2011 से लेके 2013 में जो इलेक्शन हुए मई, उस तक। अच्छा। मई 2013 के जो इलेक्शन है उसमें बेशतर लोग फिर भी रवायती सियासतदानों को टिकट नहीं थे, क्योंकि बहुत से नहीं आए थे, लेकिन बहुत सौ को दिए भी। उसमें बहुत से हमारे वर्कर्स को मिले। हमारा ये अंदाजा था कि हमने बेहतर परफॉर्म किया था। जो हमारी बहुत सारी सीटें हमसे चुरा ली गई 20 के करीब पंजाब से, क्योंकि हम उस वक्त बड़ी बैकिंग थी हमारी। बहुत लोग आए थे, बाहर से भी आके वोट डाल के गए थे, मतलब दूसरे मुल्कों से, पाकिस्तानी, और बड़ी जोशो जज्बा मौजूद था। लेकिन बहरहाल उसमें रोल जो उन्हीं को था कुछ हमसे नेगेटिव था, और वो उस वक्त मखसूस PMLN को आगे लेके आना चाहते थे, बहुत बड़ी मेजॉरिटी था। तो इसलिए वो हम इलेक्शन तो नहीं जीते थे, लेकिन सिर्फ KP की हद तक हमने अच्छा परफॉर्म किया था और वहाँ हुकूमत बन सकती थी। बाकी ओवरऑल हुकूमत तो बनने के चांसेस नहीं थे। लेकिन अगर हमारी 20 सीटें जो हम समझते हैं कि हमसे ले ली गई थी और बाई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अगर वो हमें मिल जाती, तो हम अच्छी तादाद में असेंबली में आ जाते और हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनते अपोजिशन में। ठीक। लेकिन वो उसके बाद से ये दौर दूसरा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से फिर एक खास डिसइल्यूजनमेंट शुरू होती है इमरान खान साहब की। वो समझे कि अब जो है हम अपने आइडियल्स को सामने रखते हुए, ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और इसलिए जरूरी है कि हम उन कुव्वतों की तरफ मुतवज्जो हो जाएं जो कि इस मुल्क में इक़्तिदार दिलाती हैं।
ठीक। तो लिहाजा उसके बाद हमारे आपस में बहस बातें शुरू हो गया है। मेरे खास तौर पे मैंने कहा कि ये जहांगीर तरीन और अलीम खान जैसे लोग और भी जो रवायती लोग लेके आने वाले हैं, जो इस किस्म के लोटों को और मछली बुटेरों को इकट्ठा करते हैं, ये हमारे पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारी पार्टी की जो एक पहचान है वो खत्म हो जाएगी। हम फिर एक काफ लीग बन जाएंगे, ये कुछ और ऐसी पार्टी बन जाएगी, ये हमारे हर सूरत उन्होंने उस वक्त मुझे ये कहा कि साहब इस तरह से जो हमने 2013 में देखा है, हम कभी भी इक्तदार में नहीं आएंगे, इसलिए हमें जो समझौते करने पड़ेंगे। वहां से हमारे कुछ लोग, मेरी और कुछ लोगों की उनसे इख्तलाफात शुरू हो गए। बिलखसूस 2015 में जब उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमने इन्हीं लोगों के साथ आगे चलना है और अपने जो पुराने वर्कर्स थे उनको मेनली डिसोन कर दिया और मामला फिर 2015 से एक और शक्ल इख्तियार कर गए, जो कि 2015 से लेकर 18 तक हमने देखा है। उसमें तरह तरह के रवायती सियासतदान भेजे गए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, और जिसके नतीजे में हम 2018 में कामयाब होकर हम इक्तदार तक पहुंचे। लेकिन जो पार्टी 2018 में इक्तदार में पहुंची थी, वो पार्टी वो नहीं थी जिसने इब्तदाई सफर किया था 1996 से लेके बिलखुसूस 2015 तक। ये एक नई शक्लें थी, नए लोग थे, रवायती थे, हर पार्टी में चार चार दफा शक्लें बदल के आए थे, ये वो लोग थे। तो नतीजा ये हुआ कि इसमें ये बहस आपस में रही है और कि अब ये तरीका का दुरुस्त नहीं है। अगर आपने अपने जोर पे आना है तो आप अपने असली वर्कर्स के साथ आइएगा, ताकि उन ऑब्जेक्टिव्स को हम सामने रख के काम कर सके जिसके लिए हमने पार्टी बनाई थी। अब ये पार्टी उसी तरह की पार्टी है जिस तरह की दूसरी पार्टीज हैं, और जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का बहुत अमल दखल है। उनकी हम जो है एक रैली तंजीम की तरह नजर आने लग गए हैं, लिहाजा जिन मकासद के लिए थी वो। तो ये एक और जिसका आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे सामने वो सारी हकीकतें खुल रही हैं जिसका हमें अंदेशा था कि ये होगा। आखिरकार जो लोग कहीं और से उड़ के यहाँ आए हैं, वो यहाँ से उड़ के कहीं और जाएंगे, और आपके सामने चीजें अनरेवल हो रही हैं। इलेक्शन के सिलसिले में, पार्टी इलेक्शन के सिलसिले में भी आपका इख्तलाफ हुआ था, और आप और वजीउद्दीन साहब ने क्या सूरत हाल थी? देखिए, पहला पार्टी इलेक्शन हमने पाकिस्तान की तारीख में शायद वही एक पार्टी इलेक्शन है जिसको मैंने खुद करवाया था। अच्छा पार्टी इलेक्शन था बाय एंड लार्ज। बहरहाल ये पहला एक्सपेरिमेंट था, उसमें कसरें भी थी, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक अच्छा इलेक्शन हो गया था, ग्रास रूट लेवल तक हो गया था। और उसको बड़ी हद तक बाद में उस इलेक्शन के दौरान सैबोटाज कुछ लोगों ने किया, जिनमें के परवेज खटक सबसे आगे आगे थे, उसके साथ जहांगीर तरीन था, अलीम खान था, और ये लोग थे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की रवायत पाकिस्तान में बने। और उसके नतीजे में बहरहाल लोग 2 साल तो वो चले, 2 साल के बाद फिर वो झगड़ा पड़ा सिर्फ चंद एक सीटों पर, जो सेक्रेटरी जनरल की सीट पर के पैसे दिए गए। वो मामला जब चले गए उनके पास, वजी साहब को हमने ट्राइब्यूनल का हेड बनाया कि आप देख लें कहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में गलतियां हुई हैं। तो उस सूरत में उन्होंने बहरहाल देखा ओवरऑल के एफर्ट तो अच्छी हुई है, लेकिन इसमें 4 लोगों को उन्होंने कहा कि इन्होंने पार्टी इलेक्शंस को खराब किया, उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस की। उसमें उन्होंने नाम लिए इनके परवेज खटक का, जहांगीर तरीन का, अलीम खान का, और एक हमारे सिंध के साथी होते थे, वो अब छोड़ चुके हैं पार्टी। तो उन चारों, और ये कहा कि इन चारों को एक्सपेल कर दें, क्योंकि इन्होंने पार्टी की जो एक अच्छी ट्रेडिशन, साफ सुथरे इलेक्शन कराने की या अपने आइडियल्स पर चलने की, उसके खिलाफ वर्जी की है। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इमरान खान साहब उस वक्त तक इस हद तक इनके हाथ में चढ़ चुके थे कि मुंसिफ को निकाल दिया और जो मुजरिम थे उनको अपने सर पे बैठा लिया। और ये एक और 2015 की ये वारदात है और दुख की बात है, और उन्हीं के हाथों आज जो कुछ हो रहा है आपके सामने हो रहा है। तो
अब अगले इलेक्शन कराने की फिर हमारा ये ख्याल था कि चलिए 2 साल लगा लिए, एक इलेक्शन हो गया है, हमने इब्तदा कर दी है, अब दूसरा इलेक्शन होना चाहिए। उसके लिए बड़ी अच्छी तैयारी की थी। उसमें 27 लाख मेंबर इकट्ठे किए हुए थे, सारे कंप्यूटराइज किए हुए थे, और फिर इलेक्शन कमीशन हमने बनाया, उसको हेड कर रहे थे तस्लीम नूरानी साहब। और ये इलेक्शन अप्रैल में 2016 को होने जा रहे थे। उस वक्त इमरान खान साहब को इन्हीं लोगों ने कहा कि भाई इलेक्शन कराओगे तो पता नहीं हम कहाँ जाए, तो अब 27 लाख वोट पड़ेगा तो नेचुरली पता नहीं कौन इलेक्ट होता है कि नहीं। तो मुझसे खान साहब ने कहा कि भाई देखें, ये इलेक्शन जैसे आप करा रहे हैं, इसमें तो हमारे अच्छे अच्छे लोग हार जाएंगे। तो मैंने कहा ये तो कोई आप पाबंदी नहीं लगा सकते, आप ओपन वोटिंग है, तो इसमें खुद बहुत एक नई लीडरशिप इमर्ज करके बाहर आ जाएगी। इसमें खूबसूरती ये है इंटर पार्टी इलेक्शन में कि वक्त के साथ साथ जैसे दूसरे मुल्कों में होता है, जमहूरियत होती है, वो एक पार्टी जो है वो एक अदारा बन जाती है, उसकी लीडरशिप खुद ब खुद इमर्ज करती रहती है इलेक्शनों के जरिए, और कुछ लोग डिस्करेट होकर निकल जाते हैं। तो इसलिए हम कोई गारंटी नहीं कर सकते कि फलां साहब जरूर इलेक्ट हो जाएंगे। तो उसमें उन्होंने कहा जी हमें खतरा है शाह महमूद जो वाइस चेयरमैन है वो ना हो। मैंने कहा वो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगे, मुझे नहीं पता होते कि नहीं, लेकिन मुझे ये पता है जहांगीर तरीन कहीं नहीं होगा। तो वो पॉपुलर मुझे मूड पता था लोगों का। हाँ। तो इन दोनों की खातिर उन्होंने इलेक्शन ही नहीं होने दिए। यानी शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की वजह से उन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया। एक तो उनका आपस में इख्तलाफ था, लेकिन ये मेल जहांगीर तरीन के लिए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो थे उन्होंने कोई इतनी इसकी मुखालफत नहीं की थी। वर्कर्स में उनकी पोजीशन ठीक नजर आती थी मुझे, वल्लाह आलम क्या आखिर में इलेक्शन होते। लेकिन इन दोनों की के खिलाफ बहुत फीलिंग्स थी, क्योंकि इन्होंने पार्टी इमरान खान को और को अलग कर दिया था वर्कर्स के साथ। तो अच्छा खान, हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात को यहीं से शुरू करते हैं कि इलेक्शन पार्टी इलेक्शन की वजह से इख्तलाफ का एक आगाज हुआ, उसके बाद पार्टी कैसे बिखरी, इक़्तिदार में आने के बाद उसने क्या रवैया इख्तियार किया और आपकी अप्रोच क्या रही, इस पर हम बात करते हैं एक वक्फे के बाद। नाज़रीन कराम, हम हामिद खान साहब से बात कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ की पूरी तारीख भी सुन रहे हैं और ये देख रहे हैं कि पार्टियां कैसे बनती और बिखरती हैं। ठीक है साहब, कैसे फिर क्या हुआ, पार्टी के इलेक्शन दोबारा नहीं हुए और इक़्तिदार भी सामने था, इक़्तिदार भी मिल गया, फिर क्या हुआ? देखिए, फिर उसके बाद तो जो हमारे वर्कर्स थे, हुआ ये कि 2018 में जब टिकटें बांटी जा रही थी, तो उस वक्त इन्होंने वर्चुअली पंजाब में टोटली चार्ज दे दिया था इन दोनों साहिबान को। अच्छा। इलेक्शन जो बनाया था पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसमें से बाकी हम लोगों को सबको अलग कर दिया। ये सरवर और शाह महमूद कुरैशी रूस के मेंबर थे और शौकत महमूद, लेकिन इनकी सुनी नहीं कोई भी गई ऐसी। उसमें ये दोनों यानी तरीन और अलीम ऑल एंड ऑल हो गया। बल्कि मैंने जब इमरान खान साहब को कहा, एक लिस्ट भेजी उन वर्कर्स की जो पिछले इलेक्शन लड़ चुके थे, उन्होंने 50,000 वोट भी लिए हुए थे। मैंने कहा ये हमारे पुराने वर्कर, इन सबको आप टिकटें दें, इनको इग्नोर ना करें, ये हमारी असल स्ट्रेंथ तो ये लोग हैं। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई मैंने इनके हाथ में दे दिया है। ये जिनको लोग एटीएम कहते हैं, 2 एटीएम। हाँ, खुदा मालूम वो एटीएम थे कि नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उन्होंने मफाद बहुत उठाया है। अच्छा। खासतौर पे केपी की गवर्नमेंट में, और इन्होंने ये तासुर देते रहे जैसे हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी को। बिल्कुल गलत बात है। पार्टी को बाहर से लोग $10 $15 की देते रहे हैं कंट्रीब्यूशन। हम खुद सारे थोड़े बहुत को 10,000 महीने का देता, इसलिए ये खामखा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी, अगर जहाज दिया था तो जहाज का रिकॉर्ड पे चीज हमने चेक की है कि इनको हमेशा जहाज के जो है खर्चे मिलते रहे और हेलीकॉप्टर के खर्चे लेते रहे जहांगीर तरीन। कोई इन्होंने फेवर नहीं किया पार्टी को। लेकिन हाँ, अलबत्ता इन्होंने माइनों के बहुत ठेके लिए हैं केपी में परवेज खटक के साथ मिलकर, और बहुत से मफादात। अच्छा, परवेज खटक और जहांगीर तरीन और अलीम खान तीनों ने मफाद दिए?
जी जी, ये तीनों का एक तरह का इकट्ठे हो गए थे अच्छा। मफादात शेयर करने के लिए, और इन्होंने आपस में बहुत कुछ किया। इसी तरह केपी में जो लोगों को लेके आए हैं, टिकट दिए 2018 में, इसमें मेनली परवेज खटक का हाथ है। थोड़ा बहुत असद कैसर भी था, लेकिन असद कैसर को लिमिटेड हद तक इजाजत मिली नॉमिनेट करने की। परवेज खटक ने बहुत, उसने तो अपने रिश्तेदार भी कर दिए, अपने भाई भी कर दिए, अपने कजन भी किए, और पता नहीं क्या रिश्तेदारों को उसने नवाजा। ऐसे लगा एक वक्त में, जो मैंने कहा था खान साहब को, कि मुझे लगता है हमने पार्टी बनाई ही परवेज खटक के लिए, ताकि कल को अच्छा। आगे अपने सारे रिश्तेदार इसमें डाल। तो इस तरह से हुआ। यानी उधर परवेज खटक ने अपनी मर्जी चलाई, इधर इसने इन जहांगीर दोनों तरीन ने, ने। हाँ, ये तरीन और अलीम ने मिलके जहांगीर इन्होंने तरीन, जी जी। टिकट दिए लोगों को। और खुदा मान, हमने बड़ी बड़ी खबरें सुनी है कि उसमें पैसों का भी लेन देन हुआ उसमें, और क्योंकि जो जिन लोगों को टिकट दिए गए थे वो तो हमारी पार्टी के लोग ही नहीं थे, वो पता नहीं नए नए लाए गए थे। उनमें से कई लोग जो थे आप लोगों उनके ने एहतजाज नहीं किया, एतराज नहीं किया? बहुत इतराज हुआ हमारी तरफ से, बल्कि 2-4 मीटिंग्स मुझे याद है मैंने की वहाँ इस्लामाबाद में, और हमने प्रोटेस्ट भेजा कि ये क्या कर रहे हैं, अपने पुराने वर्कर्स किसी हद को डिप्राइव आपने कर दिया। और जिनको जो कि अच्छी शोहरत के लोग थे, जिन्होंने पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट किया था साल हर साल, आप उनको फारिग करके नए लोगों को, आप जिनका हम जानते तक नहीं, जो लोग हर दौर में लौटे रहे हैं, उनको आप दे रहे हैं। बहरहाल वो किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने इन लोगों की इसलिए किया है कि इन्होंने गारंटी किया है कि हम आपको इक़्तिदार में लाएंगे, हम आपको इक़्तिदार लेके देंगे। दोबारा आप लोगों के साथ तो हम चलते थे 20-22 साल, तो हम तो इक़्तिदार में नहीं पहुंच सके। अब इन्होंने अपने जिम्मे लिया है, तो इनको काम करने दो। ठीक तो है। ये बात इवेंचुअली हुई। अच्छा, फिर ये जब पावर में आ गए और ये लोग साथ हो गए, फिर पार्टी के साथ हुआ क्या? ये कोई इमरान खान की पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम था, या पार्टी के इन लोगों का कोई प्रॉब्लम था, या कहते हैं कि मैन इज नोन बाय द टीम, यानी ये लीडर इज नोन बाय द टीम ही सिलेक्ट्स? तो कोई टीम की सिलेक्शन उन पर थोपी गई कि या उन्होंने खुद ही गलत कर ली थी? देखिए, कुछ तो उन पर लोग भेजे गए जो रवायती सियासतदान थे, जो हमेशा से आईएसआई कनेक्टेड थे, जो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट कनेक्टेड थे, वो तो एक खास लोग आए उसमें। कुछ इनकी अपनी सिलेक्शन भी बड़ी, उसमें भी बहुत कसर थी। मतलब किसी ने मेरे ख्याल में इनको नहीं कहा था कि बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाओ, ये उनकी अपनी सिलेक्शन थी। इसी तरह गवर्नर जो मुकर्रर किए थे, इनको खुद पता था कि वो किसी काबिल नहीं है, सिवाय पंजाब के गवर्नर के जो एक्सपीरियंस आदमी है। तो सिंध में और वहां में केपी में वो उनको गवर्नर के बारे में इनकी अपनी ओपिनियन भी बहुत पुअर होती थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसके बाद जहां कहीं उन्होंने खुद भी अपनी भी जहां डिस्क्रेशन इस्तेमाल की, वो भी कोई अच्छे लोग सामने नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ जो बदनाम तरीन लोग थे दूसरी पार्टी से आए हुए, उनको ऑल एंड ऑल बना दिया, उनको पार्टी का फेस बना दिया। और तो इसमें बहुत सारी गलतियां। और दूसरी जड़ी बड़ी बात जो आप पूछ रहे हैं, उसके बाद पार्टी का रोल खत्म हो गया 2018 के पार के बाद। जो पार्टी थी पहले से, और जो पार्टी के साथ कनेक्टेड लोग थे, जिनकी 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल खिदमत थी, और जिन्होंने अपनी हद तक जितना भी था सपोर्ट किया था पार्टी को, फाइनेंशियली भी। वो वक्त होता था जब हम चाय नहीं पिला सकते थे, तो 8-10 हजार रुपए महीना कंट्रीब्यूट करते थे पार्टी को चलाने के लिए। उन सबको नजरअंदाज कर दिया कि उनकी जरूरत नहीं है, अब सिर्फ हम इक्तदार का हिस्सा हैं। यहाँ तक कि एक हमारा पुराना साथी अरशद दाद जो है, उसको उन्होंने सेक्रेटरी जनरल तो नॉमिनेट कर दिया, क्योंकि इलेक्शन तो बंद हो चुके थे ना उसके बाद 2016 के बाद। तो उनको जब उन्होंने कर दिया नॉमिनेट, तो उस वजह ने खुद मुझे बताया है कि मैं गया हूं कि भी चेयरमैन है आप पार्टी के, मुझे टाइम दें, पार्टी के ये मसाइल हैं। तो उन्होंने बड़ा सोच के कहीं आजम खान को बुला के कहा कि भाई ये हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, इनको हर हफ्ते में 15 मिनट दे दिए जाए, ताकि ये पार्टी के मामला मुझसे डिस्कस करें। तो मैंने कहा था अरशद दाद साहब को कि अब पार्टी की इतनी ही अहमियत रह गई है, 15 मिनट पर वीक, पर वीक पार्टी जो है, पार्टी की तो अहमियत आप 15 मिनट पर वीक रह गई।
अपर वीक रह गई। मैंने कहा इतनी इसकी अहमियत उनकी नजर में है कि मैं 15 मिनट दे सकता हूँ ज्यादा हफ्ते में। तो वो नतीजा ये कि जो पार्टी थी वो तो सारी की सारी जो है इग्नोर हो गई। उनके जो हमारे वर्कर्स थे, ये जो जेन्युइन वर्कर्स थे वो ये नहीं, ये जो इधर से आए थे ये उधर सारा उड़ इसमें गया, किसका उनके हाथ साथ लगता है आपको? इमरान खान की अपनी उपज थी या वो उनको डिक्टेट किया जाता था, या क्या क्या लगता है आपको? दोनों ही चीजें नजर आती हैं पार्टली। मतलब कुछ अपनी भी ऑप्शन थी, बुजदार कुछ तो ये भी था। बुजदार तो किसी ने डिक्टेट नहीं किया होगा। देखिए इस तरह से है कि उसके बाद से आप देखेंगे टिल लेट बड़ी प्रेजेंस उनके साथ आपको एस्टेब्लिशमेंट की नजर आती है। पहले भी अदवार में ये कुछ होता रहा है, लेकिन कम से कम कुछ रख रखाव रखा जाता था। आईएसआई चीफ साथ नजर नहीं आता था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हर जगह नजर नहीं आता था, उसको हुकूमतें या उनके नुमाइंदे नहीं आके मिलते थे। इतना कम से कम एक दिखावा तो रखा हुआ था। इस दफा ये 3 साढ़े 3 साल में वो भी खत्म हो गया। हर चीज, हर एक ने देखा कि कौन इधर है, किसकी बात चलती है, किसकी बात मानी जाए। तो इस दफा ये जिसको हाइब्रिड कहते हैं ना, हाइब्रिड तो कई दफा शायद पहले भी कुछ होते रहेंगे, लेकिन इस दफा तो आम नजारा ये था कि हाइब्रिड नजर आता था। दूसरी बात ये हो गई, मैं किसी हद तक लगता है, ये मेरी असेसमेंट है कि खान साहब ने ये सोचा कि ये पार्टी और उसके वर्कर्स तो एक रेलिवेंट सी चीज है, ये सिर्फ जलसों में आने वाले के लिए ठीक है, जलसे कर लें, तादाद बढ़ा लें और जो भी है। असल बात तो ये है कि इन्होंने मुझे इक्तदार दिलाया, इन्होंने ही आइंदा भी मुझे इक्तदार दिलाना, तो मैं इन्हीं की तरफ अपनी तवज्जो रखूं, इन पर मैं वक्त मजीद जाया क्यों करूं। तो ये सोच में मुझे वाज़ेह तब्दीली नजर आई कि इन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, जितना भी पुराना वर्कर था फिर इनसे भी डिस्टेंस कर लिया, जिन्होंने इक़्तिदार दिलाना था उनसे भी डिस्टेंस कर लिया। जी तकरीबन सबसे ही डिस्टेंस कर लिया। अच्छा, जितने पुराने वर्कर्स थे उनसे मेनली नहीं, पुराने वर्कर से डिस्टेंस कर लिया, लेकिन जिन लोगों से उनका ख्याल था कि वो इक़्तिदार दिला सकते हैं या वो उन्होंने दिलाया है या वो दिला रहे हैं, उनसे भी डिस्टेंस कर लिया बाद में। अब ना जहांगीर तरीन है, ना अलीम खान है, ना वो एस्टेब्लिशमेंट है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? हाँ, ये ये 3 साल के अंदर आए। एक तो जहांगीर तरीन पहले ही नाअहल हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था उसकी नाअहली का। तो वो अगर वो रह जाता, बच जाता, तो शायद इसको चीफ मिनिस्टर बनाते पंजाब का, जो मुझे जहां तक इल्म है। किसको जी? अच्छा, अब उसके बाद जहांगीर तरीन को, अच्छा 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 अच्छा, अगर वो बच जाता, अगर नाअहल ना हो चुका होता उस वक्त तक, तो उसका ऑल इन ऑल था। बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के बाज मीटिंग्स प्रिजाइड कर रहा था। बड़ी ऑब्जेक्शंस आए ने कि ये आदमी तो नाअहल करार दिया जा चुका है, ये किस सामने बैठकर उसकी प्रिजाइड करता है मीटिंग्स, तो बल्कि उसको तो वहां नजर भी नहीं आना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली लगता यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोग थे जो मुक्तदर होते चले गए, जैसे कि आजम खान था, जैसे ये और शहजाद अकबर वगैरह, वो फिर इन हाउस जो पैलेस इंट्रीग्स हुई हैं उसकी वजह से जहांगीर तरीन एक्सक्लूड होता चला गया वहां से। और इसी तरह अलीम खान के खिलाफ सीरियस चार्जेस थे, जेल में भी गया, सब कुछ गया, तो उसको भी वो नहीं मिला जिसकी, क्योंकि वो भी चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार था। और इसलिए इसका दिल टूट गया जब बुजदार बन गया चीफ मिनिस्टर, और वो जो है उसको खुश करने के लिए डेजिग्नेशन तो चीफ मिनिस्टर का दे दिया, लेकिन वो तो किसी और चक्कर में था, तो वो भी नाउम्मीद हो गया। ये तो एक आप समझिए ना, एक मकाफात अमल है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया था, जिसने सारी पार्टी डीरेल कर दी थी, बल्कि हाईजैक कर ली थी और अंदर से तबाह बर्बाद कर दी थी जिन्होंने, वो भी अल्टीमेटली अपने मकासद हासिल नहीं कर अच्छा सके। खान साहब, जहां हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, और वो सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अब पार्टी का क्या बन रहा है? बिखर रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आई है, पार्टी बिखर रही है, या सिर्फ इमरान खान जा रहे हैं, या इमरान खान की ताकत जा रही है? इक़्तिदार पता नहीं जाता कि नहीं जाता, क्या हो रहा है? और कि आपके पास कोई इसका हल है कि नहीं है, कोई इलाज है कि नहीं है? एक वक्फा, वक्फे के बाद इस पर बात करते हैं और बात को कंक्लूड करते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम बात कर रहे हैं हामिद खान साहब से। जी खान साहब, हम बात यही कर रहे हैं कि अब पार्टी का क्या, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन है,
27 का कल जलसा है और इमरान खान डटे हुए हैं, अकड़े हुए हैं और वही रवैया है जो शुरू से लेकर अब तक वो पार्टी के हवाले से जिसका तस्करा आप कर रहे थे। अब क्या नजर आता है आपको? देखिए ना, अब तो लगता है जैसे एस्टेब्लिशमेंट ने भी हाथ खींच लिया, जिसको न्यूट्रलिटी कहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। बहरहाल जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि अब वो मामला खत्म हो गया, जो सरप्रस्ती थी वो नहीं रही। ये भी बहरहाल पता चलेगा, अभी मैं इसको हतमी तौर पे नहीं कह रहा, क्योंकि ये तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होगा तो वहां से पता चलेगा कि अगर पास होता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो थी उनकी हाँ। जो अमल दखल था वो खत्म हो गया। और अगर ना पास हुआ तो फिर शायद पहले फिर जैसे कि सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में उन्होंने और भी इलेक्शंस में उन्होंने पार्ट प्ले किया, तो वो ना हो सके। ये बात हतमी तौर पर तो इस आने वाले इवेंट के बाद ही कही जा सकती है, अर्ली टू से। आपका मतलब है कि बाकी एस्टेब्लिशमेंट का भी इम्तहान है इस वक्त के वो क्या करती है क्या नहीं करती? हाँ हाँ, ये वही पता चलेगा, ये जब जिस दिन वोटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल रहा है। वाकई न्यूट्रल रहे हैं या उन्होंने फिर अच्छा, सोचा ये कि हार जाते हैं या जीत जाते हैं, कुछ भी होता है, मुल्क का क्या बन रहा है? मुल्क का। जी जी। देखिए, मुल्क एक क्योटिक सिचुएशन में जा रहा है। हर दो अगर सूरतों में। हर दो सूरतों में, लेकिन ज्यादा नो कॉन्फिडेंस का जब मोशन पास होने के बाद, क्योंकि फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स भी आएंगे, क्योंकि फिर फॉर द गैप कौन होगा इंचार्ज, क्योंकि फिर एक दफा आपको इजलास बुलाना पड़ेगा नेशनल असेंबली का, नए वजीर आजम को इलेक्ट करने के लिए। फिर आया वो जो मुख्तलिफ पार्टी इस वक्त तो इकट्ठी हो गई हैं इमरान खान के खिलाफ, क्या वो इकट्ठी हो जाएंगी एक नया वजीर आजम इलेक्ट करने के लिए कि नहीं, ये वक्त बताएगा। तो अगर तो स्मूथली नया इलेक्शन हो जाता है, वजीर आजम आ जाता है, और वो कितने अरसे के लिए आता है, क्योंकि इसमें भी इन पार्टीज के दरमियान इख्तलाफात हैं। कुछ चाहते हैं कि हमें 1 साल और मिले, 1.25 साल 1.5 साल मिले, और कुछ चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो गया, नया इलेक्शन हो, ताकि जो माहौल है उसका हम इलेक्शन फायदा उठा सकें। ये आने वाले वक्तों में ही पता चलेगा कि चीजें स्टेबलाइज होती हैं नहीं होती और क्या बनता है। फिलहाल तो क्या इससे यही नजर आता है कि हर सूरत में केओस है मुल्क के अंदर खासा। जी जी, बिल्कुल कोई बिल्कुल सही कह रहे कोई हैं। रोशनी की chaotic किरण, हालात। कोई रोशनी की किरण? देखिए, मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूं। मैं समझता हूं कि सबसे बेहतर सोल्यूशन यही होगा कि जल्द से जल्द इलेक्शन करा के कोई स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म की जाए, अच्छा, ठीक क्योंकि है। इन हालात में जो हम इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर सूरत हाल देख रहे हैं, जिसमें कुछ लोग जेन्युइनली पीटीआई के साथ हैं, कुछ लोग उस छोड़ने के चक्कर में है, कुछ पीएमएलएन जो है वो उसके पास भी एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है, और सो पीपल्स पार्टी के पास और छोटी पार्टी के पास। इस वक्त तो स्टेबल गवर्नमेंट बनानी इस सूरत हाल में किसी के लिए भी मुश्किल नजर आती है। तो हल तो फिर वही है कि आप जनरल इलेक्शन कराएं। बल्कि सदर को इख्तियार दिया गया आर्टिकल 58(2)(a) में कि अगर देखेंगे कोई आदमी स्टेबल हुकूमत या अपनी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकता, तो फिर उस सूरत में डिसॉल्व करके नया इलेक्शन कराया जा सकता है। तो उसमें हर्ज भी क्यों नहीं है। पार्लियामानी जमहूरियत में 2-2 साल बाद इलेक्शन हो जाते हैं, 1-1 साल के ठीक बाद है। इलेक्शन होता है। इंडिया में भी देखा आपने, इंग्लैंड में भी देखा होता है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जरूरी नहीं है कि एक गवर्नमेंट इलेक्ट हो तो 5 साल ही चले, 5 साल 4 ही साल गुजारे, के ठीक बाद है। भी। नहीं, आपके ख्याल में फौरी जनरल इलेक्शन जो है ये हमारे बहरान का हल है? बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, आपसे लंबी बात हो सकती थी, आपसे आपसे लंबी बात हो सकती थी, लेकिन जिस वक्त इस वक्त तक जो सूरत हाल सामने आई है उसमें यही लगता है कि पार्टी ने बहुत कोशिश की, बहुत जद्दोजहद की, पुराने कारकुनों ने इस बात को आगे लेकर बढ़ने के लिए और इस बात के लिए कि एक आइडियल पार्टी कायम हो, पूरी जद्दोजहद की। लेकिन इस वक्त हालात मुल्क के जिस नहज पे पहुंच चुके हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद हमारे लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, और सिर्फ एक रास्ता है, वो है जनरल इलेक्शन का रास्ता। फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन कराया जाए, वरना मुल्क क्यास की तरफ बढ़ रहा है। नो कॉन्फिडेंस पास होती है तो भी, पास नहीं होती तो भी, नए सरबराह मुकर्रर होते हैं तो भी वो कितनी देर के लिए चलते हैं, पार्टियों के तहत रहता कि नहीं रहता। ये एक लंबी कहानी है, एक आइडियलिज्म की कहानी है कि किस तरह पार्टी बनाई गई, किस तरह कारकुनों ने स्ट्रगल की, किस तरह वो आगे बढ़ती गई।
इस तरह दूसरे लोग आके उसमें नफूज करते गए, आए या भेजे गए, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन इसके नतीजे के तौर पर पार्टी उस सूरत हाल में है कि उसके हाथ से फौरी तौर पर फलाह का कोई रास्ता नजर नहीं आता, सिवाय इसके कि किसी सूरत नए इलेक्शन का डोल डाला जाए और मुल्क को दोबारा जमहूरियत के रास्ते पर डाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।